कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पार्ट 3 है रेशों से वस्त्र तक। हमने पिछले वीडियो के अंदर ऊन के बारे में पढ़ा था, जांतव रेशों का हमने कहा था कि भेड़ों से प्राप्त ऊन भी एक प्रकार का रेशा है और रेशम कीट से भी प्राप्त रेशम को हमने जांतव रेशे के नाम से जाना था। हमने पहले ऊन के बारे में सारे पढ़े थे कि हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, किन किन जानवरों से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में ऊन के किस प्रकार हम ऊन से धागा को या ऊन का निर्माण कर सकते हैं उन बालों से, उसकी पूरी विधि के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास टॉपिक है रेशम। हम देखते हैं कि बहुत सारे कपड़े रेशम से बनाए जाते हैं और रेशम को नॉर्मल इंग्लिश के अंदर सिल्क बोलते हैं। उसके बारे में नॉर्मल पहले पढ़ते हैं। वैसे प्योर रेशम बहुत महंगी होती है और उसके अंदर सलवटें भी कम होती है, वो चमक में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कहने की तात्पर्य ये है कि वो कपड़ा सुंदर होता है। विश्व के अंदर चीन एक ऐसा देश है जो प्रथम देश रेशम के उत्पादन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? हिंदी में तो हम रेशम कीट पालन कहते हैं, लेकिन सेरीकल्चर के नाम आने से हम सोचते हैं कि ये कौन सा कल्चर है। कल्चर यानी जिसका पालन करते हैं, सेरी यानी रेशम का। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन अथवा सेरीकल्चर कहते हैं। यानी रेशम प्राप्त करने के लिए हम जिस रेशम कीट का पालन करते हैं, जिसको हम पास रखते हैं या उनसे हमें जो रेशम प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। ऐसे ही कुछ एक दो वर्ड आएंगे जिसमें क्या क्या है उसके बारे में। उसके बाद है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? मादा रेशम कीट अंडे देती है। जो रेशम कीट होते हैं वो नर और मादा दोनों होते हैं। उनमें से जो मादा रेशम कीट है वो क्या देती है? अंडे। एक बार में सैकड़ों अंडों से भी ज़्यादा संख्या में वो अंडे देती है। हम उन्हीं अंडों से जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। लार्वा एक ऐसी अवस्था है जो उसके जीवन का एक बीच का मध्यावस्था है और उसी के द्वारा कैटरपिलर का निर्माण होता है। फिर है कोकून। कैटरपिलर के बाद में आगे आने वाली अवस्था होती है प्यूपा। जैसे ही कैटरपिलर भोजन करके अपनी वृद्धि करता है तो उसके बाद में प्यूपा बनता है और वही प्यूपा एक प्रकार का रेशम का धागा बनाता है। उसके लिए क्या करता है कि जो प्यूपा है उससे पदार्थ स्रावित होते हैं और अपने चारों ओर ये क्या बना लेता है? जाल बुन लेता है। उसी जाल के द्वारा वो फाइबर प्रोटीन से बनता है। उसके बाद है कोकून। कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। यानी जो कैटरपिलर है वो अपने चारों ओर एक प्रोटीन से बना पदार्थ, प्रोटीन होती है जो फाइबर प्रोटीन होती है, उससे बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर, यानी कठोर होने के बाद सूखता है। जैसे वो हवा के माध्यम आएगा, संपर्क करेगा तो वो कठोर होने लग जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार के रेशम के द्वारा निकली हुई लारी होती है जो रेशम ग्रंथियों के द्वारा निकलती है। रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है। जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों ओर क्या कर लेता है? रेशम के जो रेशे होते हैं उनसे ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। प्यूपा भी एक प्रकार का लार्वा है। रेशम कीट के अंदर दो प्रकार के लार्वे बनते हैं, जिसमें से एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय। सक्रिय लार्वा कैटरपिलर कहलाता है तथा निष्क्रिय लार्वा प्यूपा कहलाता है, जो स्वयं को पूरी तरह से रेशम से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। यानी ये आवरण क्या होता है? कोकून, जो कि एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है और उसी कोकून के धागों से हमें रेशम के रेशा प्राप्त किया जाता है और उसी रेशे के द्वारा रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। कोकून से प्राप्त होने वाली रेशम कई अलग प्रकार की होती है। उनका धागा कोकून से जो प्राप्त होता है उनका गठन भी अलग अलग होता है, जिसके कारण उनका रंग, चमक या फिर उनकी जो चिकनाहट होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। उस प्रकार से हम रेशम की कोई एक दो किस्मों के बारे में देखते हैं। वो कौन सी है? टसर रेशम, मुगा रेशम और कोसा रेशम। ये एक प्रकार की रेशम की किस्में हैं जो अलग अलग प्रकार का रेशम बनाती है। इसी प्रकार रेशम की जो क्वालिटियाँ होती है वो अलग अलग होती है। इसके बाद जो एक सामान्य सी रेशम होती है जो हमें नॉर्मल सबसे ज़्यादा बनती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। यानी सहतूत का एक वृक्ष होता है, उससे जो प्राप्त उस पर जो रेशम कीट रहते हैं और उससे जो हमें प्राप्त रेशम होती है उस रेशम को कहते हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। यानी इस रेशम कीट से हमें जो फाइबर प्राप्त होता है, फाइबर अर्थात वो रेशा या रेशम का धागा जो प्राप्त होता है वो मृदु और चमकीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। और ये सामान्य जो रेशम है इसे अलग अलग सुंदर रंगों के अंदर रंगा भी जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र।
एक मादा रेशम कीट है, वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। उन अंडों को हम सावधानी पूर्वक कपड़े अथवा कागज़ के अंदर उतार लेते हैं या एक संग्रहित कर लेते हैं, फिर उन्हें रेशम कीट पालकों को दे देते हैं। रेशम कीट पालक उन अंडों को अनुकूल परिस्थितियों के अंदर रखते हैं, ताप आर्द्रता के अंदर उन्हें उचित व्यवस्था के अनुसार उन्हें रखते हैं और फिर उन्हें तब तक ध्यान से या उचित ताप तक रखा जाता है तब तक कि उनसे लार्वा ना निकले। और लार्वा निकलता है जब शहतूत के वृक्ष होता है उसके ऊपर नई पत्तियां आती है। उन्हीं पत्तियों के ऊपर उनको यानी उस लार्वे को छोड़ दिया जाता है। फिर लार्वा वो उन पत्तियों को खाना प्रारंभ करता है, खाकर और एक एम-आप साइज़ में अपनी वृद्धि कर लेता है, बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे वो पत्तियों को खाता है तो पत्तियाँ कट्टी फटी हो जाती है। फिर उन पत्तियों को तोड़ करके एक बांस की ट्रे होती है उसके अंदर रखते हैं और उस बांस की ट्रे में चैम्बर बनाए जाते हैं, अलग अलग कक्ष बनाए जाते हैं। फिर 25 से 30 दिनों तक वो जो कैटरपिलर है, यानी वो हमने लार्वा था और उस लार्वा का नाम कैटरपिलर रखा था, उसी कैटरपिलर क्या करता है वो पत्तियों को खाता रहता है। 25-30 दिन के बाद वो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देता है और कोकून का निर्माण करना शुरू कर देता है। जो कोकून एक प्रकार से धागे एक प्रकार का आवरण बनाता है और उसके अंदर जो संरचना होती है उसे हम प्यूपा कहते हैं। इस प्रकार हमें एक रेशम प्राप्त होती है। इसके बाद जो रेशम हमें प्राप्त हो सकती है उसे किस प्रकार संसाधन करते हैं या किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जब हमें वो कोकून प्राप्त होती है तो वो कीट है जो रेशम कीट वयस्क होने से पहले ही उसे क्या किया जाता है, धूप में रख दिया जाता है या फिर उसे गर्म पानी के अंदर या भाप में रखा जाता है, जिसके कारण वो एक रेशम है फाइबर में अलग अलग रूप से पृथक हो जाता है और फिर उसे पृथक करके अलग करके रेशा बनाया जाता है जिसे हम रेशम बनाते हैं। अब उसी के अंदर एक है रीलिंग। कोकूनों रेशम के रेशों को पृथक करना, उनका संसाधन किया जाता है। संसाधन का मतलब उन्हें गर्म करके या अलग करके किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को हम रीलिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार एक पूरे रेशम की जीवन चक्र होता है जिसमें सबसे पहले वो अंडे देता है, अंडों से कैटरपिलर बाहर निकलता है यानी लार्वा कीट है और कैटरपिलर से वो अपने चारों तरफ एक फाइबर प्रोटीन का स्रावण करता है जिससे अपने चारों ओर एक आवरण बनाता है और उसी आवरण को हमने कोकून नाम दिया और उसके अंदर जो जीव रहता है उसको लार्वा को हमने प्यूपा नाम दिया और उसी कोकून से हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है।